डियर स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कक्षा 12 हिंदी साहित्य सत्र 2020 को आयोजित होने वाली जो परीक्षा है हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र 25 जून को जो होना है, उस 25 जून को जो संभावित प्रश्न पत्र याद रखें। इससे पहले हमारे इसी चैनल पर हिंदी अनिवार्य का जो प्रश्न पत्र है और उसके साथ केमिस्ट्री का भी प्रश्न पत्र जो है वो यहाँ डाला गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उससे हेल्प मिली थी, कईयों ने कमेंट किए थे। हिंदी अनिवार्य और केमिस्ट्री के पेपर में बहुत कुछ प्रश्न जो है वो रिपीट हुए थे, यानी हमारे इस संभावित प्रश्न पत्र से। तो ये जो संभावित प्रश्न पत्र है ये पिछले साल के प्रश्न पत्र, उससे पिछले साल का 2-3 साल के, और उसके अलावा जितने भी जो मॉडल पेपर या बहुत सारे जो अलग अलग पब्लिकेशंस के द्वारा जो या कई मेरे जो साथी विद्वान हैं उनके द्वारा भी, मेरे स्वयं के द्वारा भी, हमारे सब का अनुभवों का जो निचोड़ वो यहाँ आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और लगभग इसी में से आता है। आप सबको ये चिंता सता रही होगी कि परीक्षा नज़दीक आ गई और हमारा जो शिक्षण है वो पिछले कुछ समय से इस लॉकडाउन के कारण जो है वो बीच में बाधित हुआ था, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। खंड ए, खंड ब, कुछ इस तरह से खंड से अभी मैं केवल आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने लिए कलेक्शन रख सकते हैं। हम यहाँ बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस जितने भी जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, कुल 24 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के यहाँ काफ़ी कुछ प्रश्नों के हल सहित देखें। सबसे पहला प्रश्न है भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों का परिचय। तो आपको एक पंक्ति याद रखनी है, इन भारत बट में अब 12 लाठारा प्रतापी। इस भारत के अंदर कितने लाठारा प्रतापी हैं? 12 लाठारा प्रतापी। तो इन भारत बट में 12 लाठारा प्रतापी। भारत का अर्थ है भारतेंदु युग, क्योंकि प्रश्न है भारतेंदु युग के। जो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो वीडियो को अंत तक देख पाते हैं, मात्र 3%, और वही 3% बहुत कुछ यहाँ से या जो भी उस चीज जिस वीडियो को वो देखते हैं वो वहाँ से अचीव करते हैं। भारतेंदु, भारत का मतलब है भारतेंदु। इस जो ट्रिक मैंने बनाई है उस ट्रिक के अंदर आप देखें, इन भारत बट में 12 लाठारा प्रतापी। ये पंक्ति याद आते आपको क्या फायदा होगा? भारत का अर्थ है भारतेंदु युग और भारत का अर्थ है स्वयं भारतेंदु जो कवि हैं। तो सबसे पहले तो कवियों के नाम देख लेते हैं, फिर इनकी रचनाएं, क्योंकि पूछा है भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों का परिचय। और यहाँ परिचय 2 तरह से होता है, एक जीवन परिचय होता है, एक साहित्यिक परिचय होता है। तो जीवन परिचय आपके इस प्रश्न में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपको यहाँ क्या लिखना है, कवियों के नाम और उनकी एक एक रचनाएं यदि आप लिख दोगे तो ये जो 80 सीमा शब्द और 4 अंक है, 4 अंक का ये प्रश्न है। तो भारत का अर्थ है भारतेंदु, भट्ट का अर्थ है बालकृष्ण भट्ट। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। ए का अर्थ है, जो यहाँ ए है उस ए का अर्थ है अंबिका दत्त व्यास। फिर ब है, उसका अर्थ है बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेमगन कहा जाता है। बा का अर्थ है बाल मुकुंद गुप्त, जो यहाँ में लिखना भूल गया, बाल मुकुंद गुप्त। और उसके बाद में रा का अर्थ है राधा कृष्ण दास। फिर ला का अर्थ है लाला श्रीनिवास दास। ठा का अर्थ है ठाकुर जगमोहन सिंह। फिर रा का अर्थ है राधा चरण गोस्वामी। अब देखिए रा 2 जगह आया था, तो एक राधा कृष्ण दास है और एक राधा चरण गोस्वामी है। कहीं आगे पीछे लिखे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और प्रतापी का अर्थ है प्रताप नारायण मिश्र। अब देखिए आप, मैं इनकी रचनाएं, भारतेंदु की सत्य हरिश्चंद्र, यहाँ अपने भारत देश में सभी सत्य बोलने वाले हरिश्चंद्र हैं। बालकृष्ण भट्ट, ये देखो जब हम दूसरी तीसरी पहली दूसरी क्लास में थे, इसको हम ये जो भट्ट लिखा हुआ है इसको, क्योंकि भट्ट को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो हम इसको पढ़ते थे भटट। तो ये बालकृष्ण भटट। ट्रेन कैसे चलती है? भटट 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 भटट, इस तरह से आवाज़ आती है जब उसके अंदर बैठेंगे। तो आप कभी ध्यान से सुनना, भटट 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 भटट, इस तरह से आवाज़ आती है। तो बालकृष्ण भटट। रेल का विकट खेल, ये केवल रचना याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ। जितने भी जो सीनियर क्लास में 12वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ध्यान रखें, हम किसी ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। भारतेंदु सत्य बोलने वाले हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भटट रेल का विकट खेल, अंबिका दत्त व्यास हो होरी,
इसे याद रखें, अंबिका जो है वो होली के अंदर हो काफ़ी अल्लाह करती है, तो अंबिका इतिहास हो रही। बद्रीनारायण चौधरी, जितने भी जो चौधरी होते हैं, जो किसान होते हैं, वो वर्षा का इंतजार करते हैं, वर्षा बिंदु। जब तक वर्षा नहीं आती है उनका खेत कैसा होता है, जीर्ण जनपद। तो बद्रीनारायण चौधरी, जीर्ण जनपद, वर्षा बिंदु। अब देखें, एक तो राधा कृष्णदास और एक है राधा चरण गोस्वामी। एक थे महाराणा प्रताप और एक थे अमर सिंह। महाराणा प्रताप के ही पुत्र थे अमर सिंह। मुगलों के चरण किन्होंने पकड़े थे? महाराणा प्रताप ने तो नहीं पकड़े थे, अमर सिंह ने जरूर संधि की थी। तो चरण जहां राधा चरण गोस्वामी वो अमर सिंह, और राधा कृष्णदास इनकी रचना है महाराणा प्रताप। राधा कृष्णदास महाराणा प्रताप और राधा चरण गोस्वामी अमर सिंह। लाला 25 तारीख को हिंदी साहित्य की परीक्षा है। लाला ये गुरु 25 तारीख को लाला परीक्षा है, 25 तारीख को हिंदी की। तो लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु, इस तरह से याद रखा जा सकता है। ठाकुर के जो ठाकुर जगमोहन सिंह है, ठाकुर के श्यामा और सरोजनी दोनों पति पत्नी उनके घर पर नौकर थे। प्रताप नारायण मिश्र मिश्रा जी जो है वो ब्राह्मण होते ही हैं। इनका ब्राह्मण जो है एक पत्रिका थी। तो ये इस तरह से आप देखें। दूसरा प्रश्न वापस देख लें एक बार। इन भारतवर्ष में 12 लटारा प्रतापी, एक जो भूल गए थे, बाल मुकुंद गुप्त। तो बाल किन के लंबे हैं? भगवान शिव के बाल, उनकी जटाएं खूब लंबी है। तो शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे। इसमें एक नाम बीच में बाल मुकुंद गुप्त आना चाहिए जहां बा लिखा हुआ है। आगे देखें, छायावादी युग के गद्य की समीक्षा कीजिए। सबसे पहले आप देखें, गद्य और पद्य आप सब जानते हो, जो उपन्यास, नाटक, कहानी, ये सब गद्य होते हैं और कविता जो है वो पद्य होती है। तो आप जो इसकी उत्तर सीमा 80 शब्द है, तो इसकी जो उत्तर सीमा 80 शब्द और 4 अंक का है ये प्रसाद के। अब देखिए, आप गद्य की समीक्षा करनी है, इसका सीधा सा अर्थ है यहाँ हमें कविताओं के बारे में नहीं बताना। उस समय लिखे गए उपन्यास, नाटक, कहानी आदि, तो इनकी गद्य की समीक्षा। प्रसाद की नाटक। अब जब समीक्षा करनी है हमें क्या करना? समीक्षा। केवल नाम नहीं बताने हैं, लेकिन फिर भी समीक्षा करने के साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र और हरिकृष्ण प्रेमी जैसे उस समय नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी आदि लिखने वाले हुए थे। ये प्रसाद के नाटक जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद। लक्ष्मी नारायण जो है वो, लक्ष्मी नारायण और अशोक दोनों सन्यासी बन गए। याद रखने के लिए, लक्ष्मी नारायण, अशोक दोनों सन्यासी बन गए। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक है अशोक और सन्यासी। हरिकृष्ण प्रेमी खूब प्रेमी व्यक्ति था, तो वह रक्षाबंधन के दिन पाताल में चला गया, वहाँ रक्षाबंधन यानी राखी बांधने के लिए। इस तरह से वो बहुत प्रेमी था। अब समीक्षा का मतलब है उस समय लिखे गए जो गद्य है वो किस तरह के थे। तो उस समय के उपन्यास, कहानियां, निबंध खूब लिखे गए थे उस समय, और ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित थे। अब आप देख लें, अशोक है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त, ये ऐतिहासिक पात्र है। तो ये भारत के सांस्कृतिक मूल्यों पर और ऐतिहासिकता को लेकर लिखे गए थे। ये हो गई जी आपकी समीक्षा। तो इस तरह से प्रश्न का उत्तर लिखते ही पर्याप्त लिखें, बहुत अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। फीचर एवं रिपोर्टाज की परिभाषा देते हुए अंतर बताइए। तो सबसे पहले देखें, ये रिपोर्टाज जो है, रिपोर्टाज रिपोर्ट शब्द से बना है। अगर आपके पड़ोस में कोई घटना घट गई, किसी ने किसी का सिर फोड़ दिया, तो वो पुलिस थाने में जाएगा और रिपोर्ट लिखवाएगा, बस वही रिपोर्टाज है। लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है, यदि कोई रिपोर्ट जो किसी घटना को लेकर के लिखी जाती है उसको साहित्यिक या कलात्मक रूप दे दिया जाए तो वो रिपोर्टाज कहलाएगा। तो आपको वहाँ क्या लिखना है कि रिपोर्टाज, मैं यहाँ कुछ वो हिंट दे रहा हूँ तो जो परीक्षा में आपके बेहद काम आएंगे। रिपोर्टाज, रिपोर्ट के कलात्मक व साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। और याद रखें, इस पेपर को, इस प्रश्न पत्र को यदि किसी ने रट लिया तो मेरी गारंटी है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। फीचर, लेखक के अपने विचार। फीचर में क्या होता है? लेखक के अपने विचार होता है, लेखक के अपने विचार होते हैं। उद्देश्य इसका क्या होता है? मनोरंजन। ये एक प्रकार का गद्य गीत है। गद्य गीत का मतलब जैसे मान लो कोई गीत गा रहा है, कोई गाना सुना रहा है, वो किस लिए सुना रहा है? वो हमारा मनोरंजन करना चाह रहा है। लेकिन ये गाना नहीं है, ये गद्य है। ये जैसे निबंध लिखा जाता है वैसे लिखा जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन उद्देश्य होता है। गाय पर लिखा गया निबंध वो फीचर कब बन जाएगा? जब एक लेखक अपने विचार
प्रस्तुत करे कि मेरे विचार से गायों की देखभाल इस तरह से होनी चाहिए, ये है वो है। साथ में उसने एक कार्टून बना दिया कि ये देखो ये गाय है, जो गाय है वो बहुत परेशान है बेचारी, और ये किसी व्यक्ति के एक आदमी के पीछे भाग रही है। इस तरह का कार्टून बना दिया, छाप दिया, ये फीचर बन जाएगा। ये परेशान होकर के कि बार बार जो आदमी है वो उसके पास आता है, बाल्टी लेकर के आता है दूध निकालने के लिए, और ये उसके पीछे भाग रही है कि तू कितना स्वार्थी है। तो ये उसके विचारों के साथ साथ एक कार्टून बना दिया, ये फीचर हो गया। नेक्स्ट देखें, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों का साधारण वर्णन कीजिए। बहुत सरल शब्दों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों आप बताएं, प्रगति समाज की प्रगति कब होगी? समाज की प्रगति तब होगी जब सभी के पास सुख सुविधाएं होगी, सभी के पास। अब सभी का मतलब अमीरों के पास तो है, गरीब के पास भी हो जाए, मजदूरों के पास भी हो जाए। अब ये जो बात आपने कही है, संभवतः आपने उत्तर दिया है कि साहब गरीबों की भी प्रगति होनी चाहिए तो समाज की प्रगति हो जाएगी। तो इस बात को आपने कहा, उसको अगर यदि आप किसी कविता में लिख करके 4 पंक्तियों में 8 पंक्तियों में कविता में लिख करके अगर प्रस्तुत किया, वो प्रगतिवादी रचना हो गई। ऐसा जो है जब हुआ उसे प्रगतिवाद कहा जाने लगा। जो छायावाद के बाद में द्विवेदी युग और उसके बाद में जो प्रगतिवाद आया, जो 1938 से 1943 के बीच का समय, ये 5 सालों में इस तरह की कविताएं लिखी गई थी, उसे प्रगतिवाद कहा गया। और प्रयोगवाद किसे कहा जाता है? प्रयोगवाद उसे कहा जाता है जिस समय ऐसी कविताएं लिखी गई जहां नित नए प्रयोग हुए। और ये प्रयोग कौन से? छंद अलंकार के, ऐसे अलंकारों का प्रयोग, ऐसे उपमानों का प्रयोग, नए नए उपमान, नए प्रतीक, नए उपमान, जब इनका प्रयोग हुआ वो प्रयोगवाद कहलाया। दोनों में अंतर क्या है? दोनों की प्रवृत्तियां क्या है? प्रवृत्ति का मतलब होता है उस समय जो कविताएं लिखी गई थी उन कविताओं में क्या नजर आता है, उन कविताओं को पढ़ करके क्या नजर आता है, उस समय का क्या माहौल रहा होगा। रूढ़ी, जितनी भी जो रूढ़ियाँ परंपराएं, आज हमारी रूढ़ियाँ हैं कि साहब यदि किसी का निधन हो जाता है तो इस तरह से उसका मौसर किया जाना चाहिए, ये हमने रूढ़ियाँ बना रखी है, जिनमें से बहुत सारी रूढ़ियाँ परंपराएं जो है वो हो सकता है गलत हो, बहुत सारी हो सकता है अच्छी भी हो। तो जो बुरी रूढ़ियाँ हैं उनका विरोध किया। क्रांति का स्वर, क्रांति का मतलब किसी लड़ाई से ही नहीं होता है, क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन, परिवर्तन का स्वर कि अब परिवर्तन की आवश्यकता है। मानवतावाद का स्वर कि एक गरीब व्यक्ति जो भूखा है उसकी हमें सहायता करनी चाहिए, इस तरह की बातें। नारी भावना, प्रगतिवादी कवि आशावादी है, वे जीवन से निराश नहीं होते हैं। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, समाज उस समय कैसा था कि किस तरह से जो अमीर वर्ग है वो गरीबों का किस तरह से शोषण करते हैं। समसामयिक राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीय चित्रण भी उन कविताओं में देखने को मिलता है। तो ये प्रगतिवादी प्रवृत्तियाँ, जबकि प्रयोगवादी प्रवृत्तियाँ ये अनुभूति व यथार्थ का संश्लेषण, बौद्धिकता का आग्रह। यथार्थ का मतलब क्या होता है? सच्चाई। और उस समय हमारे समाज का जो यथार्थ चित्रण है वो जो प्रगतिवाद में किया गया था वो प्रयोगवाद में भी था। लेकिन यहाँ किसी वाद या विचारधारा का विरोध, किसी भी वाद या विचारधारा का न तो विरोध, इसमें बात ये जोड़ें, थोड़ा सा ये सेंटेंस को चेंज करें, वाद या विचारधारा का विरोध नहीं मिलता है। यहाँ किसी वाद या विचारधारा का प्रयोग, ये जो विरोध है वो नहीं मिलता। निरंतर प्रयोगशीलता, निरंतर प्रयोगशीलता का मतलब कविताओं में लिखते समय इस तरह की प्रयोगशीलता, जब नए उपमान, नए प्रतीक, क्योंकि ये उपमान और प्रतीक क्या होते हैं इसको आप लोग समझें। जैसे दीपक है, दीपक किसका प्रतीक है? कि दीपक उस व्यक्ति का प्रतीक है जो, जिस तरह से दीपक दूसरों को राह दिखाता है, उसी तरह से एक ऐसा व्यक्ति जो इस समाज में सभी को राह दिखाने का काम करता हो। तो वो दीपक जो है वो किसका प्रतीक हो गया? ऐसे किसी व्यक्ति का। लेकिन अब इस तरह के प्रतीक दिए जाने लगे जो अब तक न तो कविताओं में लिखे गए और न अब तक कभी देखे गए, सुने गए। नई राहों का अन्वेषण, साहस और जोखिम, व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद का मतलब स्वयं के सिद्धांत, काम संवेदना की अभिव्यक्ति, शिल्पगत प्रयोग, ये शिल्पगत प्रयोग है सभी अलंकार उपमान इनका प्रयोग।
नेक्स्ट देखें, प्रसाद गुण किसे कहते हैं। गुण 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो प्रसाद गुण है, ओज और माधुर्य के अतिरिक्त प्रसाद गुण ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है, वह प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास के काव्य का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, उसे प्रसाद गुण युक्त काव्य कहा जाता है। अब आप लोग बताएं, मैं एक पंक्ति बोल रहा हूँ, बरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की। शायद आपको पता ही नहीं लगा होगा मैं क्या बोल गया, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ, हे प्रभु ज्ञानदाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, सब समझ गए आप लोग, क्योंकि इसमें प्रसाद गुण है। जो मैंने पंक्ति बोली थी उसमें प्रसाद गुण नहीं था, अगर उसमें प्रसाद गुण होता तो वो भी समझ में आ जाती। तो प्रसाद गुण चित्त को व्याप्त और प्रसन्न करने वाला होता है, और तुरंत जैसे प्रसाद मिलता है वैसे हिंदी अर्थ आपको मिल जाता है, ऐसा याद रखें आप। तो ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है वह प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। नेक्स्ट, दुष्क्रमत्व दोष किसे कहते हैं। दुष्क्रमत्व, क्रम नहीं हो जहां शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध क्रम होता है वहां दुष्क्रमत्व दोष माना जाता है। वो तो शास्त्र के विरुद्ध या फिर लोक के विरुद्ध। लोक में क्या बात प्रचलित है, यदि मैं आपसे पैसे उधार मांगूंगा तो क्या कहूँगा, मुझे 500 रुपये उधार दो। आप कहोगे कि मेरे पास 500 तो कहाँ है, नहीं है। चलिए यार कोई बात नहीं, 100 रुपये दे दे, 100 ही नहीं है यार 50 ही दे दे। तो जब ये क्रम है ना, ये एक विपरीत क्रम है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मैंने आपसे 500 रुपये उधार मांगे, आप 500 क्या, आप तो 1000 ले लो साहब, ये भी एक क्रम है। लेकिन अब मान लो मैंने आपसे कहा कि मुझे 500 रुपये उधार दो और आपने कहा 500 तो नहीं है, तो मैं ये कह दूं कि चलो कोई बात नहीं 500 नहीं 1000 दे दो। ये क्या हो गया, ये उल्टा क्रम हो गया, ये विपरीत क्रम हो गया। या फिर आप ये कह दो 500 क्या साहब, मैं दे दूं आपको 50, तो भी ये विपरीत क्रम हो गया। तो ये जो है वो दुष्क्रमत्व होता है। तो इसका उदाहरण देखिए, नृप मोह है दीजिए अथवा मत गजेंद्र, हे राजा मुझे, है का मतलब क्या है, घोड़ा, मुझे घोड़ा क्या हाथी दे दीजिए। अरे भाई पहले ये कहना चाहिए कि साहब हाथी नहीं तो घोड़ा तो दे ही दीजिए, घोड़ा नहीं तो गाय दे दीजिए, गाय नहीं तो बकरी दीजिए। लेकिन ये तो हो गया मुझे घोड़ा नहीं तो आप हाथी दे दीजिए, ये दुष्क्रमत्व हो गया। तो जहाँ शास्त्र तो लोक के विरुद्ध क्रम होता है। कुंडलियाँ छंद की परिभाषा देखो, ये होती है कुंडली, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, जलेबी की तरह कुंडली। जैसे सांप मान लो कुंडली मार करके बैठा है, तो कुंडली समझ में नहीं आती है ना, दोरो छंद है ये, दोरो मारवाड़ी में कहते हैं सरल, और उसको जटिल या हार्ड कठिन को कहा जाता है दोरो। तो 2 + रो अर्थात दोहा और रोला, इन 2 छंदों से मिलकर कुंडलियां छंद बनता है। पहली बात तो ये याद रखना कि कुंडलियां एक दोरो छंद है। दोहा जिसमें 13-11-13-11 मात्रा होती है, और रोला जिसमें 11-13-11-13-11-13-11 ये मात्रा होती है। ये मैंने इतनी बार क्यों लिखी है, इसलिए लिखी है, ये दोहा और रोला को इस तरह से लिखना है। ये कुल इतनी पंक्तियां होगी किसी भी कुंडलियां में। अब जो महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से कुंडली जहां से शुरू होती है वहीं वापस मिल जाती है। तो ये देखें बिना विचारे, और लास्ट में देखें बिना विचारे, देखें आप बिना विचारे, ये जो कुंडली है वो इस तरह से मिलकर के वापस ही आ जाती है। तो इसका प्रथम जो शब्द होता है, प्रथम भाग होता है, वही लगभग अंत होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में हो तसा, ये दोहा है। और ये नीचे वाला जो है वो रोला है। फिर दूसरी विशेषता, इसके 2-1 का जो अंतिम भाग होता है वही प्रथम रोला, जो रोला है उसका आरंभ होता है। जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे। और जो इसका प्रथम शब्द होता है वही अंतिम होता है। तो ये इस तरह से कुंडलिया छंद की परिभाषा है। एक उदाहरण, सवैया छंद के प्रकार बताते हुए उनके नाम लिखो, प्रत्येक के लक्षण बताइए। तो सवैया एक छंद है, आपको केवल यही याद रखना है, सवैया एक छंद है। 4 चरणों का वर्ण छंद है, यानी वर्णिक है, इसमें वर्ण गिने जाते हैं, मात्रा नहीं। वर्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षर के चरण वाले जाति छंद सामूहिक रूप से हिंदी में सवैया कहते हैं। सवैया में मतगयन, सुमुखी, सुंदरी आदि भेद होते हैं। जैसे दुर्मिल, एक उदाहरण लिखा है मैंने, दुर्मिल जो 8 जिसमें सगण होते हैं। 8 सगण का मतलब है एक गण के अंदर 3 वर्ण होते हैं, इसलिए 8 सगण होते हैं, 24 वर्ण हो गए। इसके लिए
कुल सवैया 11 प्रकार का होता है, लेकिन आपके जो है वो दुर्मिल और सुंदरी, मालती, इनमें से कोई एक आ जाएगा। इनका लक्षण आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा बताते हुए उदाहरण लिखो। देखो, विशेषोक्ति अलंकार वहां होता है कार्य और कारण, इनमें से यदि कारण हो और कार्य नहीं हो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे पंखा चल रहा है तो पंखा चल रहा है तो हवा आएगी, लेकिन पंखा चल रहा है फिर भी हवा नहीं आ रही है, इसका मतलब विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। पानी है लेकिन पानी पी रहे हैं फिर भी प्यास नहीं मिट रही, विशेषोक्ति अलंकार। बादलों से खूब वर्षा हुई लेकिन धरती गीली नहीं हुई, विशेषोक्ति अलंकार। तो जहां कारण होने पर भी कार्य नहीं हो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। देखो दो दो मेघ बरसते में प्यासी की प्यासी, हालांकि इसमें कोई न कोई उसका विशिष्ट, उसमें एक भाव छिपा हुआ रहता है। जैसे नायिका है वो ये कह रही है, देखो दो दो मेघ बरसते, दो दो मेघ यानी उसके दोनों नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, मैं प्यासी की प्यासी, फिर भी नायक का मिलन नहीं हो रहा है। तो दो दो मेघ बरसने और फिर भी उसके प्यासे रहने के कारण से, क्योंकि कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, अतः विशेषोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट, प्रतीप व्यतिरेक अलंकार में अंतर बताइए। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, यह उपमा अलंकार के विपरीत होता है, क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित, पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। देखो, ये उपमान और उपमेय क्या होता है, झट से समझ लें। चंद्र सा मुख, उसका मुख जो है वो कैसा, चांद जैसा, तो ये तो हो गया उपमान और ये हो गया उपमेय। चंद्र सा मुख, तो चंद्रमा तो हो गया उपमान और मुख हो गया उपमेय। जहां उपमान को लज्जित या पराजित बताया जाए, चंद्रमा को न्यून बता करके उसको श्रेष्ठ बताना। जैसे सिय मुख क्षमता पाव किमी चंद वापुरो रंग, सीता जी की मुख की समानता चंद्रमा कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो बेचारा उस सीता के मुख के सामने हीन है। तो सीता के मुख उपमेय की तुलना बेचारा चंद्रमा उपमान नहीं कर सकता। उपमेय की श्रेष्ठता प्रतिपादित हो वहां प्रतीप अलंकार होता है। व्यतिरेक, व्यतिरेक का सीधा सा अर्थ याद रखें, व्यतिरेक का अर्थ होता है अधिकता, आधिक्य। जब उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो। अब दोनों में अंतर क्या है, प्रतीप और व्यतिरेक में, क्योंकि यहां पर भी उपमेय का उत्कर्ष बताया जा रहा है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। लेकिन व्यतिरेक में कारण का होना अनिवार्य है। व्यतिरेक में कारण बताया जाता है, का सर्वरित देव मयंकु चांद कलंकी वैनी कलंकु। देखो, यहाँ कारण नहीं बताया था ऊपर वाले में, लेकिन यहाँ कारण क्या बता रहा, मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं, चंद्रमा में तो कलंक है जबकि मुख जो है वो निष्कलंक है, चंद्रमा में तो कलंक है। नेक्स्ट, किसी एक गद्यांश की व्याख्या कीजिए। ये गद्यांश देखें, मैं सोचता हूं पुराने की अधिकार लिप्सा समय रहते क्यों सावधान नहीं हो जाती, और अथवा में यह जो मदर इन लॉ कहती है क्रांति की दुश्मन होती है। आप सबको पता है ये कहाँ से है, क्या है, इनको पढ़ना। इसी तरह से पद्यांश की व्याख्या बरन बरन तरु फूले उपवन वन, जो सेनापति द्वारा वसंत ऋतु का वर्णन है, और कुरम पर कोल कूल पे शेष कुंडली है, कुंडली पे फविपेल सुपन हजार की, ये जो पद वो पद्माकर द्वारा गंगा के महात्म्य का वर्णन है, गंगा के महत्व को इसमें बताया गया है। जैनेन्द्र ने अपनी कहानी में मनुष्य की आंतरिक समस्याओं का सूक्ष्म चित्रण किया, जिसने उनकी एक नई अंतर्दृष्टि, संवेदनशीलता और दर्शन की गंभीरता प्राप्त हुई है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर सीमा से शब्द अंक 4। भारतीय संस्कृति के प्रमुख अंगों पर प्रकाश डालिए, अथवा में है। और दूसरा है गणानंद की काव्य कला का वर्णन। गणानंद की काव्य कला में आपको बताना पड़ेगा इनकी भाषा जो ब्रज है, किस तरह से उन्होंने सवैया और कवित छंदों का प्रयोग किया है। सुजान को, जो उनकी प्रेयसी का नाम था, उनकी प्रेमिका थी, उनको यानी उनके विरह से उपजा उनका काव्य। वर्तमान में भौतिकता की चकाचौंध में भी राम की शक्ति पूजा, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी हुई है, तो राम की शक्ति पूजा एक आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त करती है। एक आम आदमी किस तरह से भगवान राम जब रावण से युद्ध कर रहे थे उस समय, और वो कितने निराश हो गए थे, उन्हें शक्ति पूजा का जब सुझाव दिया गया, उन्होंने शक्ति पूजा की और अंत में वो युद्ध में विजयी हुए,
तो किस तरह से व्यक्ति को अपनी चुनौतियों का सामना करते समय कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त करती है। इस तरह से वहाँ ये बात बताते हुए जो मैंने अभी लाइनें बोली है, वो इस तरह की कुछ बातें लिखनी पड़ती है कि किस तरह से एक आम आदमी की पीड़ा, न केवल वो राम की बात है, बल्कि एक आम आदमी जब दुखी होता है, निराश होता है, तो कुछ उस तरह से उसको भी करना पड़ता है। बस ये लिखते ही ये अपना जो कथन है वो स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, मासी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लपटाए, ताली पीटे सिर धुने मीठे बोए माए। गुड़ के चारों तरफ वो चिपक गई मक्खी, मासी का अर्थ है मक्खी, और वो गुड़ के मिठास में अपने पंख उसके जो है, क्योंकि गुड़ में नमी होती है, वो लिपट जाते हैं। जिस तरह से मक्खी गुड़ के लालच में उस पर चिपक जाती है और गुड़ में नमी होने के कारण उसके पंख इस तरह से चिपक जाते हैं, वह अपने हाथों को ताली पीट कर सिर को धुनती रहती है, हमें ऐसा लगता है, उससे दूर नहीं जा सकती और प्राणों को संकट में डाल देती है। उसी तरह माया से लिपटकर व्यक्ति भी केवल पश्चाताप करता है, वह अपना सिर धुनकर रह जाता है। इसके बाद में देखें, गुप्त की यशोधरा वह भारत की एकता कविताओं का भावार्थ आप सबको पता है, तो उनका भावार्थ कुछ पंक्तियों में, उत्तर सीमा 60 शब्द, अंक 3। गुप्त की यशोधरा ये देख चुके हैं। गुल्ली डंडा कहानी में किस तरह से दो मित्र जब छोटे होते हैं तो वो आपस में खेलते हैं, लेकिन जब पद और प्रतिष्ठा मनुष्य और मनुष्य के मध्य नैसर्गिकता को नष्ट कर देती है, जो स्वाभाविकता होती है उसको नष्ट कर देती है, उन गुणों को नष्ट कर देती है, ये हमें समझाना है। क्योंकि एक कलेक्टर और एक मित्र, मानो कोई गरीब मजदूर रह गया, अब वो आपस में साथ में नहीं खेल सकते, किस तरह से उनकी स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। लोभ लालच कुछ समय के लिए तो मन को विचलित कर देती है, परंतु अंत में नैतिकता की जीत होती है। सेव और देवपाठ के आधार पर मैथिली शरण गुप्त अथवा हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय। तो मैथिली चरण 86, केवल याद रखने के लिए है, चरण 86 अर्थात मैथिली चरण 86, 1886 चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था। 19 खंड काव्य और 2 महाकाव्य इनके द्वारा लिखे गए थे। रंगजय भासवटी जसायदा जय विष्णु, रंगद्रथ या रंगजय भासवटी जसायदा जय विष्णु। रंगजय भासवटी, रंग का अर्थ रंग में भंग, जय का जयद्रथवध, फिर भा का अर्थ भारत भारती, शय का अर्थ शकुंतला। इसी भारत भारती रचना से ये अमर हो गए थे, काफ़ी इनको प्रसिद्धि मिली। स का अर्थ शकुंतला, वटी का अर्थ पंचवटी, झ का अर्थ झंकार, सा का अर्थ साकेत, य का अर्थ यशोधरा, फिर उसके बाद में द्वा का अर्थ द्वापर और जय का अर्थ जय भारत, विष्णु का अर्थ विष्णु प्रिया। ये इस तरह से इनकी रचनाएं। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924, 95 में इनकी मृत्यु हो गई। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। उनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। जिस तरह से उपन्यास, नाटक, निबंध, उसी तरह से व्यंग्य, इस विधा का दर्जा इन्होंने दिलाया क्योंकि इन्होंने व्यंग्य पर बहुत अच्छा लिखा था। सभी जानते हैं मंदोदरी ने रावण को क्या सीख दी थी, राम से युद्ध न करने, क्योंकि वो तो भगवान विष्णु का अवतार है, सब कुछ है, समर्थ है, संपूर्ण सृष्टि स्वयं राम है। इस तरह से वो राम को भगवान राम, रावण को भगवान राम की से विमुख न होने और उनकी शरण में जाने का जो अनुरोध है वो करती है। मिठाई वाले व दादी द्वारा मिठाई खरीदते समय संवाद का वर्णन 40 शब्दों के अंदर, और ये जो है वो आप पाठों में प्रश्न जो है उनके आधार पर कर सकते हो। राष्ट्र के स्वरूप को उसके प्रमुख तत्वों के आधार पर समझाइए। उनके जो तत्व हैं राष्ट्र के स्वरूप के, उसके आपको लिखने हैं। राम कुमार वर्मा कौन सी कृति लिखकर सर्वाधिक संतोष हुआ, हिंदी तथा अन्य भाषाओं के विद्वानों पर सर्वाधिक प्रभाव। इसी तरह से सुभाष बाबू का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान स्पष्ट कीजिए। ये जो प्रश्न है, यदि इनको आपने पढ़ लिया, काफ़ी कुछ पकड़ में होगा आपके सिलेबस। प्रयोगशाला में फर्न के पौधे पर सुभाष द्वारा किए गए प्रयोग का वर्णन कीजिए। आप सभी जो है जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है, कमेंट करके आप ये जरूर बताएं कि आपके, यदि आपको फिर भी, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे लगेगा कि यदि अभी भी आपको अच्छी तरह से पकड़ में नहीं है तो आप कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर, और इससे फ़ायदा हुआ है तो भी बताना कि हमें काफ़ी लाभ मिला है। तो आपके कमेंट से मुझे लगेगा कि आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो मैं फिर से एक बहुत छोटा सा लघु सा वीडियो कुछ ट्रिकों के साथ, कुछ मैटर के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।